वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 6 सितंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल वीओ चिदम्बरम पिल्लई जी के बारे में है। आपने डेफिनेटली इनका नाम जब मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे तो स्वदेशी मूवमेंट के रेफरेंस में इनका नाम आता है। जब कई सारे स्वदेशी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे थे तो उन्हीं में से एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सन रहे थे वीओ चिदम्बरम पिल्लई। प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में उन्हें याद किया उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ बेसिक बातें। इनका पूरा नाम था वलियप्पन उलगनाथन चिदम्बरम पिल्लई, वीओसी शॉर्ट में आप बोल सकते हो। 1872 में जो उथापीडरम तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का है वहां पर इनका जन्म हुआ था। इन्हें कप्पालोत्तिया तमिझन या फिर द तमिल हेल्समैन के नाम से भी पुकारा जाता है, मतलब वो व्यक्ति जिसने तमिल लोगों का कर्णधार किया, उनका उद्धार किया। ये बहुत ही प्रोमिनेंट लॉयर थे, ट्रेड यूनियन लीडर थे, इंडियन फ्रीडम फाइटर थे और एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो आपको इनको ज़रूर से जानना चाहिए। इन्होंने जो कोरल मिल्स के वर्कर्स थे उनको मोबिलाइज किया और इसके जरिए उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट का बेस तैयार किया। 1905 में बंगाल का पार्टीशन करता है कर्जन। उसके बाद इंडिया में विरोध शुरू होता है, रिजल्टेंट स्टार्ट होता है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट का एक बहुत ही की फैक्टर था कंस्ट्रक्टिव वर्क। कंस्ट्रक्टिव वर्क में हम कोशिश ये कर रहे थे कि हम अपने सभी सेगमेंट में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। 1906 में इसी के पार्ट के तौर पे इन्होंने स्टार्ट किया स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी SSNC। इसके पहले जो स्टीम नेविगेशन कंपनी यानी कि शिप्स प्रोवाइड करवाने वाली कंपनीज होती थी वो ब्रिटिशर्स की होती थी। वो बहुत हाई चार्ज करते थे और इंडियंस को तो आसानी से शिप्स मिलते भी नहीं थे। तो जो मोनोपोली थी इस प्रकार के स्टीम नेविगेशन के ऊपर, उसको खत्म किया इन्होंने और इसके लिए उन्होंने दो स्टीम शिप्स को परचेज किया, SS गालिया और SS लॉय। इन्होंने SSNC के लिए ये दोनों शिप्स जब परचेज कर लिए तो इस लिहाज से ये पहले इंडियन शिपिंग सर्विस प्रोवाइडर बन गए जिनके शिप्स तूतीकोरिन से कोलंबो के बीच में ट्रेड के लिए जाते थे। और इससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और ट्रेडर्स का एक मोनोपोली वाला सिस्टम था उसको इन्होंने ब्रीच कर दिया। इनके ऊपर सेडिशन का आरोप लगाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा और आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। इनके बैरिस्टर के लाइसेंस को भी कैंसिल कर दिया गया। चिदम्बरम पिल्लई जी के पॉलिटिकल लाइफ की बात करें तो ये बाल गंगाधर तिलक जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे और जो INC की मिलिटेंट विंग थी उसकी ओर भी इनका झुकाव थोड़ा सा ज़्यादा था। इन्होंने 1907 का जो सूरत कांग्रेस था उसमें पार्टिसिपेट किया था सुब्रमण्य भारती जी के साथ। बहुत ही शुरुआती दौर में इन्होंने धर्म संघा नेसावुचलई स्टार्ट किया था ताकि जो हैंडलूम इंडस्ट्री है वो उसको और ज़्यादा आगे बढ़ा सके। स्वदेशी स्टोर्स इन्होंने खुलवाए ताकि जो इंडियन मेड थिंग्स हैं उनको बेचा जा सके और हम ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट कर सकें। इन्होंने शुरू किए नेशनल गोडाउन्स, मद्रास एग्रो इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड और द देसाबिमन संगम। तो इनके कई सारे इनिशिएटिव्स रहे इंडिया को कंट्रीब्यूट करने के लिए। इन्हीं के नाम पर जो तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट है उन्होंने इस पूरे पोर्ट का नाम उन्हीं के नाम पर रखा हुआ है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नैनो यूरिया के बारे में है। यूरिया तो आप लोग जानते होंगे, एक प्रकार का फर्टिलाइजर होता है, साबुदाने जैसा होता है या चीनी के बड़े दानों जैसा कह लीजिए, सफेद रंग का होता है। उसे खेतों में बिखेरा जाता है पौधों में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। लेकिन यूरिया के साथ कुछ चैलेंजेस होते हैं। पहला चैलेंज तो ये है कि बहुत ही महंगा होता है, कॉस्टली होता है और इसे सस्ता बनाने के लिए सरकार को इस पर सब्सिडी देनी पड़ती है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आप इसे लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें केकिंग हो जाती है, वो जम जाता है। जम गया तो बेकार हो गया, आप उसे खेतों में बिखेर नहीं पाएंगे। तीसरी बात कि जो इसकी इफिशियंसी होती है ये भी कम होती है। 25% जो यूरिया आप बिखेरते हैं वही केवल इस्तेमाल हो पाता है, बाकी सारा वेस्ट हो जाता है। तो इसकी इफिशियंसी भी कम होती है। इसी रेफरेंस में एक नया इनोवेशन आ रहा है, दैट इज ऑफ नैनो यूरिया। बन तो ये बहुत पहले गया था, इनफैक्ट लास्ट ईयर भी मैंने इसको डिस्कस किया था और यहाँ पर अभी सरकार ने इसको इसके कमर्शियल यूज़ के लिए अप्रूव कर दिया है। इससे सरकार का इंपोर्ट बिल घटेगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स क्वेश्चन कर रहे हैं इसकी इफिकेसी को लेकर। यूरिया एक बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है, नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में यहाँ पे इसको तैयार किया गया है ताकि फर्टिलाइजर के तौर पे हम इसे यूज़ कर सकें। केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, ये सफ़ेद रंग का होता है। आर्टिफिशियली नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है ये पौधों को, जो कि उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पर्पज़ ये होगा कि इससे यूरिया की सब्सिडी कम होगी। जो इनडिस्क्रिमिनेट इस्तेमाल किया जाता है कन्वेंशनल यूरिया का, जो दानों के रूप में आता है, हम उसे रोक पाएंगे। क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सॉइल का जो एक वेस्टेज होता है, वाटर और एयर पोल्यूशन फैलता है, उसको भी हम रोक पाएंगे। किसने इसको बनाया? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ने नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जो कलोल में है उसके साथ मिलकर इसे डेवलप किया है।
एडवांटेजेस क्या हैं? जो कन्वेंशनल यूरिया है, अगर आप उसे 100 यूनिट बिखेरते हैं खेतों में तो केवल 25 यूनिट ही उसका इस्तेमाल होता है, बाकी सारा वेस्ट हो जाता है। जबकि जो लिक्विड नैनो यूरिया है ये सीधा पत्तों पे गिरता है और पौधे उसको सीधा सोख लेते हैं, तो इसकी जो इफिशियंसी है वो 85 to 90% है। ये डायरेक्टली प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कन्वेंशनल यूरिया पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो सही तरीके से पौधों तक पहुंचता नहीं है, वेपराइज हो जाएगा, गैस के फॉर्म में उसका लॉस हो जाएगा। लेकिन लिक्विड नैनो यूरिया सीधा पत्तों पे जाएगा और पौधे उसे सीधा इस्तेमाल कर लेंगे। इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, 1 साल तक आप इसको स्टोर करके रख लो। ये केकिंग वाली प्रॉब्लम जो होती है कन्वेंशनल यूरिया में वो इसमें नहीं है। सब्सिडी का बर्डन नहीं आएगा। हाफ लीटर बॉटल की जो कीमत है वो 240 रुपीज़ है और ये बिना सब्सिडी के है। यहाँ पर देखिए 50 kg बैग जो आता है यूरिया का वो 300 रुपये का आता है, जबकि ये सब्सिडी देने के बाद का प्राइस है। और ये जो हाफ लीटर बॉटल है ना, इसकी इफिशियंसी लगभग उतनी ही होगी जितनी कि एक बॉटल, ये जो नैनो यूरिया है इसकी इफिशियंसी एक पैकेट ऑफ 50 kg बैग की होगी। थोड़ी सी कम होगी बट लगभग वैसी इफिशियंसी है। तो कैन अंडरस्टैंड कि इससे बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसएलरेटर के बारे में है। इंडिया ने अपना चंद्रयान मिशन भेजा था चांद पर, लेकिन उसकी हो गई थी क्रैश लैंडिंग। वो आराम से उतर नहीं पाया, जाके बिल्कुल गिर गया। अगर कोई ऐसे मैन्ड मिशन भेजा जा रहा है किसी दूसरे प्लेनेट पे, मार्स पे, मून पे या अर्थ पे ही हम स्पेस से जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको लैंड करवा रहे हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि क्रैश लैंडिंग हो जाए, वो इक्विपमेंट सीधा आके जमीन से टकराए और बिखर जाए? नहीं, हम चाहेंगे कि जो भी इक्विपमेंट किसी लैंड पर उतर रहा है वो बिल्कुल धीमे धीमे उतरे। और आपने देखा होगा इसके लिए हवा भरे पैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यही है इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसएलरेटर। 3 वर्ड्स है, तीनों का मतलब समझ लीजिए। इनफ्लेटेबल का मतलब किसी ऐसी चीज से है जिसमें हवा भरा जा सके, जैसे कि गुब्बारा या फिर ट्यूब। एरोडायनेमिक्स एक ब्रांच होती है स्टडी की जहां पर जब कोई सॉलिड चीज एयर से गुजर रही है तो कैसे रिएक्शन होता है उसको स्टडी किया जाता है। डिसलरेट, एक्सलरेट का मतलब होता है बढ़ाना, डिसलरेट का मतलब होता है घटाना। मतलब आप कुछ ऐसा एयर पैकेट लीजिए जो अगर हवा में से नीचे की ओर आ रहा है तो वो अपनी स्पीड को रिड्यूस कर सके, या उससे अटैच जो भी आइटम है उसकी स्पीड को रिड्यूस कर सके। कुल मिला के जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, जब वो समंदर में ऐसे उतरने लगते हैं तो आपने देखा होगा पैराशूट की तरह कुछ खुल जाएगा जो उनको धीमे से लैंड करवा देता है, उसे ही कहा जाता है इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसएलरेटर। ये कितना ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का है ये इस बात पर यही डिपेंड करता है कि आपकी जो लैंडिंग होगी वो कितनी स्मूथ, कितनी अच्छी होगी। इट्स नॉट अबाउट कि अर्थ पे आप लैंडिंग कैसे करवा रहे हो, आप मून पे कैसे करवा रहे हो, आप मार्स पे लैंडिंग कैसे करवा रहे हो। इसके लिए भी आपको स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसएलरेटर की जरूरत पड़ती है। इसरो ने भी हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट किया है एक ऐसा ही इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसएलरेटर टेक्नोलॉजी, जिसे रोहिणी 300 यानी कि RH 300 MK2 जो रॉकेट है उससे इसको टेस्ट किया गया है थोम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन पे। तो इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसएलरेटर, जिसे हम शॉर्ट में IAD कह सकते हैं, ये ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से हम एटमॉस्फेयर में पेलोड को आराम से उतार सकते हैं। इसमें होता है एक इन्फ्लेटेबल एनवेलप, जैसे कि कोई ट्यूब या फिर कोई एयर पैकेट, और उसमें होता है इन्फ्लेटेंट। इन्फ्लेटेंट ये होता है कि आप उसमें क्या भर रहे हो, लाइक हवा भरा आपने या हीलियम भरा, तो जो हवा या हीलियम आपने भरा दैट इज इन्फ्लेटेंट, जिसकी मदद से वो पैकेट फूला और वो धीमे से लैंड करवाएगा। ये इसको IAD को बनाते हैं। IAD को इसरो का जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है उसने इसको डेवलप किया है। पर्पस क्या है, IAD का मेन काम ये होता है कि वो कोई ऑब्जेक्ट जो जमीन पर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है बेसिकली, उसकी स्पीड को धीमे कर दे और उसे आराम से लैंड करवा दे। 84 किलोमीटर एल्टीट्यूड के आसपास जो IAD होता है वहाँ पर कंप्रेस्ड नाइट्रोजन जो उसमें स्टोर की जाती है गैस के बॉटल में, वो स्प्रेड हो जाता है और जो इन्फ्लेटेंट है उसकी तरह काम करता है, और जो इन्फ्लेटेबल ट्यूब है उसमें हवा भर देता है या फिर उसे ऐसा बना देता है कि वो धीमे से लैंड करवा सके। सिग्निफिकेंस यही रही है कि जो नई टेक्नोलॉजी अभी तैयार की गई है ये कॉस्ट इफेक्टिव है, आसानी से हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे और इसरो इसका इस्तेमाल आने वाले फ्यूचर मिशंस में भी कर सकता है, वीनस और मार्स पे भी। चलिए बात करते हैं इसरो के बारे में। इसरो हमारी स्पेस एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत काम करती है, कर्नाटका के बेंगलुरु में हेडक्वार्टर्ड है। इनका काम है नेशनल डेवलपमेंट के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और एक्सप्लोरेशंस करना स्पेस साइंस के लिए। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि ACL इनकी मार्केटिंग और कमर्शियल विंग है। आपको अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाना है तो आप ACL से बात करिए। श्री S सोमनाथ जी अभी इसके चेयरमैन हैं। बेसिक जानकारी है ये आपके लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डार्क स्काई रिजर्व के बारे में है। आसमान में आप सितारों को देखना पसंद करेंगे। आप सितारे उस समय ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं जब आपके आसपास चारों ओर एकदम अंधेरा हो। अचानक से एक तेज LED लाइट जला दी जाए तो सितारों की रोशनी आपको अच्छे से दिखेगी नहीं। सिमिलरली मान लीजिए कि कोई टेलीस्कोप है, उसके जरिए किसी भी स्टार को ऑब्जर्व किया जा रहा है, अचानक से LED लाइट वहाँ पे आ जाए तो वो सितारे की रोशनी दिखेगा कि LED की रोशनी दिखेगा, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि जहाँ से भी हम स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं वहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट ना हो, रोशनी ना हो,
इसी उद्देश्य से दुनिया भर में कई सारी ऐसी लोकेशंस हैं जिन्हें डार्क स्काई रिजर्व के तौर पे डेवलप किया जाता है, मतलब वहां पे कोई आर्टिफिशियल रोशनी नहीं होगी। हाल ही में ऐसा ही एक लोकेशन इंडिया में भी स्पेसिफाई किया जा रहा है, दैट इज ऑफ इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, मतलब ऐसा पहली बार होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने डेवलप किया है इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व, और ये होगा लद्दाख के हेनले में। तो लद्दाख के हेनले में ये पहला डार्क स्काई रिजर्व हम डेवलप कर रहे हैं। ये कोई भी ऐसा एरिया होता है जहां पर हम ऐसी पॉलिसीज डेवलप करते हैं कि मिनिमल आर्टिफिशियल लाइट इंटरफेरेंस हो, मतलब कोई आर्टिफिशियल लाइट वहां नहीं होनी चाहिए, कम से कम रात में तो बिल्कुल नहीं। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन है, यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट एजेंसी है, जिसका ये काम है कि दुनिया भर में वो डार्क स्काई रिजर्व्स को अप्रूवल दे। पार्क्स, सेंचुरीज, रिजर्व्स, जो भी क्राइटेरिया उन्होंने बनाया है वो मीट होता है तो वो इसको डिक्लेयर कर देते हैं। दुनिया भर में कई सारे डार्क स्काई रिजर्व्स हैं, लेकिन इंडिया में कोई भी नहीं था, और अभी हेनले में लद्दाख में हम ये बना रहे हैं। तो हेनले लद्दाख में इसे बनाया जा रहा है, जो चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसी के हिस्से के तौर पे ये होगा। इसे डेवलप कर रहा है लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेशन, जो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के साथ मिलकर इस रिजर्व को डेवलप करेंगे। सिग्निफिकेंस ये होगा कि इससे एस्ट्रो टूरिज्म बढ़ेगा। आप वहाँ जाओगे, बिल्कुल अंधेरा रहेगा, आप खुले आसमान को देख सकते हो सकता है आपके लिए कुछ और भी चीज़ें अरेंज कर दी जाएँ कि आप उस लोकेशन को विजिट कर सको। काफ़ी ऊंचाई पर है हेनले, तो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप आसानी से वहाँ पर चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हेनले को ही क्यों चुना गया? हेनले बेस्ट प्लेस है बिकॉज वो कोल्ड डिजर्ट का रीजन है। आसमान साल के ज़्यादातर समय साफ रहता है, बादल नहीं होते, किसी प्रकार का हेज नहीं होता, फॉग नहीं होता, तो इसीलिए वहाँ पर ह्यूमन डिस्टर्बेंस अगर हम ना करें तो नेचुरल डिस्टर्बेंसेस भी देखने को मिलते नहीं है, ऑब्जर्वेशन ईजी हो जाता है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है, लाइट ग्रेविटी से अफेक्ट होती है, यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है, और जो मैटर है वो आसपास के स्पेस टाइम को रैप करता है। ये 2018 का प्रश्न था। इसका एक स्टेटमेंट ये है कि इनमें से कौन सा जो प्रेडिक्शन है एल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जुड़ा हुआ है और अक्सर मीडिया में डिस्कस किया जाता है। सही जवाब इसका डी था। तीनों ही गिवन स्टेटमेंट करेक्ट थे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल शुमंग लीला के बारे में है। 50th ऑल मणिपुर शुमंग लीला फेस्टिवल को अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है इम्फाल में, मणिपुर में। शुमंग लीला फेस्टिवल एक ट्रेडिशनल थिएटर है, ये थिएटर फॉर्म है जिसे ओपन एयर में परफॉर्म किया जाता है। इसमें एक बड़ी खास बात है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें मेल का कैरेक्टर फीमेल प्ले करती है और फीमेल का कैरेक्टर मेल प्ले करते हैं। बिल्कुल ऑपोजिट है, बड़ा यूनिक सा है ना, मतलब ऑपोजिट जेंडर उसको प्ले करेगा। इसमें मोरल वैल्यूज, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ब्रदरहुड और फ्रेंडशिप इसे दिखाया जाता है। 2017 में सौग्रकप्पम हेमंत, अगर मैं सही नाम प्रोनाउंशिएट कर पा रहा हूं तो, उन्हें प्रेस्टिजियस संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया। उनका जो कंट्रीब्यूशन शुमंग लीला के लिए था उसके लिए, और इस लिहाज से इस थिएटर परफॉर्मेंस में वो पहले व्यक्ति बन गए जिनको ये अवार्ड मिला। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कुर्की के बारे में है। एक बहुत ही सैड न्यूज़ आई कुछ समय पहले। एक फार्मर थे जिन्होंने मनी लेंडर से कुछ पैसे उधार ले रखे थे और वो उसे चुका नहीं पाए, तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने केस फाइल किया जो मनी लेंडर थे, और कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि जो उनकी लैंड है उसकी कुर्की कर दी जाए, मतलब उसे नीलाम कर दिया जाए, या जो व्यक्ति है जिसको डेट पे रीपे किया जाना है उसे ही वो ज़मीन दे दी जाए, क्योंकि अपना लोन पेमेंट डिफ़ॉल्ट कर चुके थे। उन्होंने इसके लिए धरना शुरू किया, उनकी बात सुनी नहीं गई और फाइनली उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसी रेफरेंस में ये वर्ड आया कुर्की। कुर्की फार्मर की लैंड का अटैचमेंट होता है जो उसने प्लेज किया होता है कि अगर वो पैसा नहीं चुका पाया तो वो ज़मीन उसको दे देगा। अगर वो लोन डिफ़ॉल्ट करता है तो जिसने भी लोन दिया होता है वो उस लैंड की कुर्की करवाता है। बैंक, प्राइवेट मनी लेंडर्स या कमीशन एजेंट्स कई बार ऐसी डिग्री कोर्ट से ले लेते हैं, उनके पास इसके रेफरेंस में लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं कि हाँ इसी के एवज में उन्होंने जो डेट है वो दिया था। जो कुर्की का एग्जीक्यूशन है इसे सेक्शन 60 जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का है उसी के रेफरेंस में किया जाता है। इसमें फार्मर ने अगर प्लेज किया है कि अगर वो अपना पैसा नहीं चुका पाए तो वो ज़मीन उनके नाम कर देंगे, उसी के बेसिस पे कुर्की का जो ऑर्डर है वो ले लिया जाता है। कई बार लैंड को सीधे वो एंटिटी ले लेती है जिसने डेट दिया हो, कई बार उस ज़मीन को या उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर दिया जाता है, उससे जो पैसे मिलते हैं उसे जो क्रेडिटर होता है उससे अपना जो नुकसान है उसकी भरपाई कर लेता है। तो कुर्की कुल मिला के अटैचमेंट है, इसमें ज़मीन और उनका ट्रैक्टर भी सेक्शन 60 के तहत अटैच किया जा सकता है। कुर्की को बैन करने को लेकर 2017 में पंजाब में एक कानून आया था, उसके तहत उन्होंने सेक्शन 67A को अबॉलिश कर दिया था। तो जो सेक्शन 67A अबॉलिश हुआ था वो पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के रेफरेंस में अबॉलिश हुआ था। मतलब जो पंजाब की कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो इस तरीके की कुर्की के आदेश नहीं ले सकते, लेकिन अभी भी जो बाकी के एजेंट्स हैं, बैंक्स वगैरह हैं, वो लोग या मनी लेंडर्स हैं वो कुर्की के आदेश ले सकते हैं। ठीक है। सेक्शन
30, 63B, 63C इन सबको अभी ड्रॉप नहीं किया गया है। तो वही बात जो मैंने आपको बताई कि बाकी लोग तो कुर्की का आदेश अभी भी ले सकते हैं। लगातार डिमांड चल रही है कि कुर्की को बैन किया जाए, बिकॉज इसको लेकर कई सारे फार्मर्स प्रोटेस्ट करते हैं और कई बार सुसाइड के केसेस भी आते रहते हैं। रियलिटी ये है कि कई बार जो फार्मर्स होते हैं उनसे पोस्ट डेटेड चेक ले लिए जाते हैं। उन्होंने लोन लिया है, बोला कि 1 साल में चुका देंगे, तो 1 साल का आप हमको चेक दे दो। उन्होंने नहीं दी, चुका पाए वो, तो फिर उनके खिलाफ अरेस्ट ऑर्डर्स ले लिए जाते हैं चेक बाउंस के मामले में। मनी लेंडर्स कई बार प्रोमिसरी नोट्स, प्रो नोट्स भी ले लेते हैं उनसे कि अगर आपने अपना डेट नहीं चुकाया तो फिर आप मेरे को ये ज़मीन, ये लैंड आप दे दोगे, और उसी प्रो नोट का इस्तेमाल किया जाता है कुर्की के ऑर्डर्स कोर्ट से लेने के लिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हैदराबाद के लिबरेशन के बारे में है। सरकार ने भी हाल ही में अनाउंस किया कि 17 सितंबर से लेकर 1 साल तक हम हैदराबाद लिबरेशन का ईयर ऑब्जर्व करेंगे। हैदराबाद लिबरेशन डे 1 साल तक मनाया जाएगा, एक ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन होगा जो 17 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो कई सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। 1947 में जो माउंटबेटन प्लान आया था, जिसे 3 जून प्लान भी कहते हैं, उसमें ये बोल दिया गया प्रिंसली स्टेट्स को कि या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान को, आपकी मर्जी, तो आप इंडिपेंडेंट रह लो। 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनमें से 562 जो इंडिया के एम्बिट में आ रहे थे, उन्होंने तो बड़े आराम से इंडिया को ज्वाइन कर लिया। लेकिन 3 थे जो अड़े रहे, जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। इन लोगों ने ज्वाइन करने से मना कर दिया। जूनागढ़ कश्मीर का मामला तो डिफरेंट रहा, यहाँ पर मामला हैदराबाद का है। लोकेशन आप देखिए, ये हैदराबाद प्रिंसली स्टेट की लोकेशन है। हैदराबाद एक ऐसा प्रिंसली स्टेट रहा है हमेशा से इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, जिसने ब्रिटिशर्स को हमेशा से बैकअप दिया। वो हमेशा से उनके लॉयलिस्ट रहे। अब यहाँ पर देखिए, जब देश आज़ाद हो गया तो इनसे कहा गया कि आप इंडिया की यूनियन का पार्ट बन जाइए। शुरू में उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो अनएक्सेप्टेबल था, प्रैक्टिकल भी नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही इंडिया के 2 ओर आ चुका था। एक ओर जो वर्तमान का बांग्लादेश है और दूसरी ओर जो वर्तमान का पाकिस्तान है। इसके बाद बिल्कुल इंडिया के हार्ट में हैदराबाद भी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं था और कोई मानता भी नहीं। तो उन्हें ये समझ में आ गया कि इनकी ये डिमांड तो फुलफिल नहीं होगी, ये पाकिस्तान का पार्ट नहीं बन सकते। तब इन्होंने कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट बन के रहेंगे। इस बात को लेकर इंडिया ने काफ़ी आपत्ति जताई, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर इस तरीके से हैदराबाद जो है वो निजाम के अंडर में खुद को इंडिपेंडेंट बना के रखेगा तो इंडिया का बाल्कनाइजेशन शुरू हो जाएगा। जैसे बाल्कन रीजन में छोटे छोटे देश हैं, वैसे इंडिया में भी कई सारे देश हो जाएंगे। तो हैदराबाद निजाम के अंडर में हुआ करता था। वर्तमान का तेलंगाना का एरिया है, जो मराठा वाड़ा का रीजन है, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा कर्नाटका का भी इसमें शामिल हो जाता है। तो वो अपनी सॉवरेंटी रिटेन करके रखना चाहते थे। उस्मान अली खान असफ जा 7th, ये आखिरी निजाम थे जो नहीं चाहते थे कि वो इंडिया का हिस्सा बने। वो हैदराबाद को एक सॉवरेन स्टेट बना के रखना चाहते थे। कुल मिला के जो सरदार पटेल जी थे वो इस बात पर एग्री नहीं करते हैं। उस समय हमारे होम मिनिस्टर थे, फॉर्चुनेटली वो हमारे पास थे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद इस तरीके से एक अल्सर बन जाएगा इंडिया के लिए, और हमें चाहिए कि हम इसे सर्जिकली रिमूव करें। सर्जिकली रिमूव करने का मतलब ये था कि हम मिलिट्री ऑपरेशन चलाएं इसके अगेंस्ट में। इसी रेफरेंस में ऑपरेशन पोलो को लॉन्च किया गया। सितंबर 13, 1948 को हैदराबाद को अटैक किया इंडियन फोर्सेस ने, और 5 दिनों की बैटल के बाद फाइनली जो निजाम था उसने सरेंडर किया और हैदराबाद इंडिया का एक इंटीग्रेटेड पार्ट बन गया। तो ये तो 18 सितंबर 1948 को फाइनली ऐसा होता है कि हैदराबाद सरेंडर कर देता है और वो इंडिया का पार्ट बन जाता है। रिवीजन कर लेते हैं। वीओ चिदम्बरम पिल्लई, इन्होंने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी को स्टैब्लिश किया, बिल्कुल सही है। नैनो यूरिया, इसे सीधे पत्तों पे बिखेर दिया जाता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। डार्क स्काई रिजर्व नैनीताल उत्तराखंड में बनाया जा रहा है, शुद्ध रूप से गलत है। हेनले लद्दाख में। शुमंग लीला केरला में, बिल्कुल गलत है, मणिपुर में है ये। ऑपरेशन पोलो गोवा, दमन एंड दीव को इससे कैप्चर किया गया, अभी अभी पढ़ाया तो याद ही होगा, इट्स फॉर हैदराबाद। तो हमारा ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।